दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं होती। यहाँ एक नहीं बल्कि कई भाई मिलकर एक ही पत्नी के साथ जीवन बिताते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इसे न समाज गलत मानता है न कानून इसे अपराध समझता है। हम जिस चीज को पाप, गुनाह या अनैतिक कहते हैं वही वहां परंपरा, जरूरत और संस्कृति का हिस्सा है। ये कोई पुरानी कहानी नहीं। आज भी तिब्बत के कुछ इलाकों में ये प्रथा जिंदा है और इसके पीछे की वजहें जमीन, परिवार और जीवन से जुड़ी हैं। इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में हम बताएंगे वो वजह जिसे जानकर आप कहेंगे दुनिया सच में हमारी सोच से कहीं ज्यादा अलग है। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। तिब्बत, कल्पना से परे की भूमि। तिब्बत को अक्सर दुनिया की सबसे आध्यात्मिक भूमि कहा जाता है, लेकिन इस पहचान के पीछे एक बेहद कठोर सच्चाई छुपी हुई है। तिब्बत दुनिया के सबसे ऊंचे और कठिन इलाकों में से एक है। इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है क्योंकि यहाँ की औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट से भी ज्यादा है। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होती है, मौसम ज्यादातर ठंडा और रूखा रहता है और सामान्य जीवन जीना आसान नहीं होता। यहाँ की जमीन ज्यादातर पथरीली, बर्फीली और सूखी है। खेती के लिए उपजाऊ जमीन बहुत सीमित है और जो थोड़ी बहुत जमीन है वही परिवारों की पूरी आजीविका का आधार बनती है। साल के कई महीनों तक तापमान शून्य से नीचे चला जाता है, जिससे न तो हर फसल उगाई जा सकती है और न ही बार बार जमीन बांटने की गुंजाइश रहती है। यही वजह है कि तिब्बत में सदियों तक जमीन सबसे कीमती संपत्ति रही है। ऐसे माहौल में जीवन सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि व्यवहारिक फैसलों से चलता है। यहाँ परिवार टूटना नहीं बल्कि साथ रहना जरूरी था। अगर हर पीढ़ी में जमीन भाइयों के बीच बांटी जाती तो कुछ ही पीढ़ियों में वो जमीन इतनी छोटी हो जाती कि किसी का गुजारा संभव नहीं रहता। इसी कठोर सच्चाई ने तिब्बत के समाज को वो रास्ता चुनने पर मजबूर किया जिसे बाहर की दुनिया आज भी गलत नजर से देखती है। और यहीं से जन्म लेती है एक ऐसी परंपरा जिसे समझे बिना दुनिया ने सिर्फ जज किया। आइए इसे अच्छे से समझते हैं। तिब्बत की कुछ पारंपरिक और ग्रामीण इलाकों में एक अनोखी प्रथा देखने को मिली जिसे फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री कहा जाता है। इसका मतलब है एक महिला की शादी एक ही परिवार के कई भाइयों से होती थी। सुनने में यह चौंकाने वाला जरूर लगता है, लेकिन इसे किसी तरह की अराजकता या अनैतिकता के रूप में नहीं देखा जाता था। असल में इसका मुख्य उद्देश्य परिवार और जमीन को एकजुट रखना था। तिब्बत जैसे ऊंचे और ठंडे क्षेत्रों में खेती योग्य जमीन बेहद सीमित होती थी। अगर हर भाई अलग अलग शादी करता और परिवार की जमीन बांट दी जाती तो कुछ ही पीढ़ियों में परिवार के पास इतनी जमीन नहीं बचती कि वे अपने जीवनयापन के लिए पर्याप्त हों। इसलिए भाइयों का एक ही पत्नी से विवाह करना जमीन को बांटने से बचाने और परिवार की स्थिरता बनाए रखने का व्यावहारिक तरीका बन गया। इस व्यवस्था में सभी भाई एक ही घर में रहते, एक साथ खेती और पशुपालन करते और घर चलाते थे। बच्चे किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे परिवार की संतान माने जाते थे। इस समाज में पिता की व्यक्तिगत पहचान से ज्यादा परिवार की सामूहिक पहचान महत्वपूर्ण थी। एक आम गलतफहमी यह भी है कि यह प्रथा धार्मिक आदेश के तहत या महिलाओं पर जबरदस्ती थोपी जाती थी। हकीकत यह है कि यह पूरी तरह सामाजिक और आर्थिक वजहों से विकसित हुई थी। तिब्बत का प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म है और इसमें इस तरह की शादी को न तो धार्मिक आदेश के रूप में बताया गया, न ही इसे आध्यात्मिक रूप से श्रेष्ठ माना गया। कई मामलों में यह व्यवस्था परिवार की सहमति से तय होती थी, जिससे महिला और बच्चों को भी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलती थी। समय के साथ जैसे जैसे तिब्बत में शिक्षा, आधुनिक कानून और बाहरी दुनिया से संपर्क बढ़ा, यह प्रथा धीरे धीरे कम होती चली गई। आज के समय में फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री बहुत ही दुर्लभ है और अधिकांश शादियां आधुनिक एक पति एक पत्नी की प्रणाली में होती हैं। असल में तिब्बत की पॉलीएंड्री को समझने का मतलब यह समझना है कि हर समाज अपने हालात के अनुसार नियम बनाता है। जो चीज बाहर से गलत दिखती है वह अंदर से सर्वाइवल स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। यही वजह है कि तिब्बत की इस परंपरा को पाप कहने से पहले हमें उसके पीछे छुपी मजबूरी, इतिहास और परिस्थितियों को समझना जरूरी है। तिब्बत का अनोखा जीवन। तिब्बत दुनिया की सबसे ऊंची बस्तियों में से एक है।
इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और शरीर को सांस लेने में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। यही कारण है कि तिब्बती लोग छोटे से छोटे काम में भी फिजिकल एंड्योरेंस और सहन शक्ति का अभ्यास बचपन से ही सीखते हैं। मौसम यहाँ अत्यंत ठंडा और कठोर है। गर्मियों में भी तापमान अक्सर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता और सर्दियों में -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। ऐसे मौसम में रोजमर्रा के जीवन के लिए प्लानिंग और डिसिप्लिन अनिवार्य है। लोग लंबी दूरी पैदल चलने, ऊंचाई में काम करने और पशुपालन जैसे कठोर कामों के लिए धीरे धीरे शारीरिक रूप से अनुकूल होते हैं। तिब्बत का मौसम केवल ठंडा नहीं बल्कि धूप और तेज हवा वाला भी है। ऊंचाई के कारण सूरज की किरणें बहुत तेज होती हैं। लोग अक्सर हाथ, मुंह और आंखों की सुरक्षा के लिए ट्रेडिशनल स्कार्व्स और गॉगल्स का इस्तेमाल करते हैं। लंबे समय तक धूप में रहने से स्किन प्रोटेक्शन और हाइड्रेशन की आदतें विकसित हुई हैं। हवा में नमी बहुत कम होने के कारण यहाँ की मिट्टी और पानी जल्दी सूख जाते हैं। यही वजह है कि जल संरक्षण तिब्बती जीवन का एक अहम हिस्सा है। गांवों में अक्सर छोटे छोटे रिजर्वॉयर्स या चैनल्स बनाए जाते हैं ताकि बारिश के पानी को संग्रहित करके खेती में इस्तेमाल किया जा सके। तिब्बत में खेती करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। जमीन पतली, पत्थरीली और ऊंचाई के कारण गर्मियों में भी ग्रोविंग सीजन बहुत छोटा होता है। यहाँ मुख्य फसल होती है जौ, जो ठंडे मौसम में आसानी से उग जाती है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में मकई, आलू और हर्ब्स उगाए जाते हैं। क्योंकि खेती सीमित और मौसम कठोर है, यहाँ के लोग अक्सर पशुपालन यानी लाइव स्टॉक हर्डिंग पर निर्भर रहते हैं। सबसे आम जानवर हैं याक, जो दूध, मांस, ऊन और यहाँ तक कि ट्रांसपोर्टेशन का भी काम देते हैं। याक के गोबर का उपयोग फ्यूल और हीटिंग के लिए भी किया जाता है, जो ठंडे मौसम में जीवन के लिए अत्यंत जरूरी है। तिब्बती घरों की बनावट मौसम और ऊंचाई के हिसाब से अनोखी है। घरों की दीवारें मोटी और पत्थर या याक डंग ब्रिक्स से बनी होती हैं ताकि ठंड और बर्फ से बचाव हो सके। अंदर कम्युनल लिविंग की व्यवस्था होती है, जिससे फैमिली मेंबर्स मिलकर घर के काम, खाना और हीटिंग मैनेज कर सकें। गांवों में रोड्स और ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत लिमिटेड होते हैं, इसलिए लोग लंबी दूरी पैदल या याक की मदद से तय करते हैं। यही वजह है कि कम्युनिटी सपोर्ट और टीम वर्क तिब्बती जीवन शैली का एक अहम हिस्सा है। तिब्बत में रोजमर्रा के जीवन का हर पहलू, खाना, पानी, काम, यात्रा, खेती ज्यादातर सामूहिक प्रयास और साहस पर निर्भर है। अकेले रहने या इंडिविजुअलिज्म की जगह यहाँ की कल्चर में कम्युनिटी और परिवार के महत्व को सर्वोपरि रखा गया। तिब्बत में स्वच्छता और दैनिक जीवन। तिब्बत का मौसम और ऊंचाई यहाँ के लोगों के दैनिक जीवन को पूरी तरह प्रभावित करती है। पुराने समय में तिब्बती लोग रोजाना नहाते नहीं थे और यह कोई अजीब प्रथा नहीं थी, बल्कि जीवन की जरूरत थी। इतना ठंडा और ऊंचा वातावरण, साथ ही पानी की कमी शरीर के लिए रोजाना नहाना मुश्किल और खतरनाक बना देता था। अध्ययन बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कभी कभी महीनों में या साल में 1-2 बार ही नहाते थे। खासकर सर्दियों में तो कई महीने तक नहाना संभव नहीं होता था। इसे देखकर यह समझना आसान है कि यह उनकी आदत नहीं, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार जीवन शैली थी। तिब्बती लोग अपने शरीर और घर की सफाई के लिए वैकल्पिक तरीके अपनाते थे, जैसे हाथ और मुंह धोना, साफ कपड़े पहनना, घर और आंगन की नियमित सफाई। यह न केवल व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए था, बल्कि समुदाय की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए भी जरूरी था। एक और रोचक बात यह है कि तिब्बत में पशु गोबर का इस्तेमाल व्यापक रूप से होता था। गोबर सिर्फ मिट्टी का उर्वरक नहीं था, बल्कि ईंधन और गर्मी का स्रोत भी था। इसे सुखाकर घर के चूल्हे में जलाया जाता था और ठंडे महीनों में घर को गर्म रखने और खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वहीं कुछ क्षेत्रों में फ्लोर्स और कोर्टयार्ड की सफाई में भी गोबर और मिट्टी का मिश्रण इस्तेमाल किया जाता था, जिससे कीचड़ और धूल पर नियंत्रण रहता था। एक बड़ा सवाल यह उठता है, गोबर में बदबू क्यों नहीं आती? असल में तिब्बत में इस्तेमाल होने वाला गोबर साफ और पूरी तरह सुखाया हुआ होता है। अक्सर इसे धूप में महीनों तक सुखाया जाता है। इस प्रक्रिया में उसमें मौजूद नमी और हानिकारक बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, इसलिए इसे घर में लगाने या जलाने पर कोई बदबू नहीं आती। यही कारण है कि यह न केवल सुरक्षित था, बल्कि घर के अंदर इस्तेमाल करने के लिए प्रैक्टिकल भी था। दिलचस्प बात यह है कि तिब्बत में पुराने समय में घर के बाहर
या दीवारों पर साफ सुथरा गोबर लगाना एक तरह का सोशल स्टेटस और अमीरी का प्रतीक माना जाता था। जो परिवार अपने घर को नियमित रूप से सफाई और गोबर के लेप से मेंटेन करता था, उसे संपन्न और प्रतिष्ठित माना जाता था। यह दिखाता था कि उनके पास पर्याप्त रिसोर्सेज हैं और वे मौसम और कठिनाइयों से निपट सकते हैं। इस तरह तिब्बत में स्वच्छता, गोबर का इस्तेमाल और कम्युनल हाइजीन प्रैक्टिसेस केवल रोजमर्रा की जरूरत नहीं थीं, बल्कि यह सामाजिक पहचान और सर्वाइवल स्ट्रैटेजी का भी हिस्सा थीं। गांवों में सामूहिक स्नान और सफाई के स्थान भी होते थे, जहां लोग एक साथ आते और सफाई का ध्यान रखते। यहाँ की आदतें पूरी तरह व्यावहारिक और जीवन रक्षा पर आधारित थीं। बर्फ, ठंड और पानी की कमी में रोजाना नहाना संभव नहीं था, लेकिन लोग फिर भी साफ सुथरा रहने और स्वास्थ्य बनाए रखने का ध्यान रखते थे। यही वजह है कि तिब्बत के ग्रामीण क्षेत्रों में कठिन परिस्थितियों के बावजूद लोग अपेक्षाकृत स्वस्थ रहते थे और संक्रामक रोग कम देखने को मिलते थे। तिब्बती लोगों की यह जीवन शैली हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां और वातावरण किसी भी समाज की दिनचर्या और आदतों को आकार देते हैं, और जो चीज बाहरी लोगों को अजीब लगती है वह अक्सर सिर्फ व्यावहारिक आवश्यकता होती है। तिब्बत में खाने पीने की आदतें और जीवन रक्षा, तिब्बत का वातावरण और ऊंचाई जीवन को कठिन बनाती है। यहाँ की खेती सीमित और मौसम कठोर है, इसलिए खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि जीवित रहने और ऊर्जा पाने के लिए तैयार किया जाता है। तिब्बती लोग अपने भोजन को इस तरह बनाते हैं कि वह ऊर्जा से भरपूर, कैलोरी रिच और एक्सट्रीम क्लाइमेट सहने में सक्षम हो। चांपा, जौ का भुना हुआ आटा, तिब्बती खाने का सबसे आधारभूत और प्रमुख हिस्सा है। चांपा यह जौ का भुना हुआ आटा होता है जिसे अक्सर दही या गर्म बटर चाय के साथ खाया जाता है। चांपा खाने में हल्का, जल्दी पचने वाला और हाई एनर्जी होता है, जो लंबी दूरी की यात्रा, ऊंचाई में मेहनत और ठंड सहने के लिए आदर्श है। इसे जल्दी से तैयार किया जा सकता है, इसे बिना पकाए सीधे भी खाया जा सकता है। बच्चों और बूढ़ों दोनों के लिए पोषण का भरोसेमंद स्रोत, चांपा तिब्बत की खाद्य संस्कृति की पहचान भी है। त्योहारों, यात्राओं और रोजमर्रा की जिंदगी में इसका इस्तेमाल आम है। बटर टी, ऊर्जा और गर्मी का स्रोत। तिब्बती लोग अपनी चाय में नमक और मक्खन मिलाते हैं, जिसे बटर टी कहते हैं। यह सिर्फ स्वाद के लिए नहीं होती, यह ऊर्जा, कैलोरी और गर्मी का स्रोत है। ठंडे मौसम में शरीर को गर्म रखने में मदद करती है। लंबी पैदल यात्रा और पहाड़ी मेहनत के दौरान डिहाइड्रेशन और थकान कम करती है। अक्सर घर में कम्युनल रूप से बनाया जाता है ताकि हर व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा मिले। बटर टी में इस्तेमाल होने वाला याक बटर न केवल खाना स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि हाई फैट कंटेंट से शरीर में एनर्जी स्टोर भी बढ़ाता है। याक का मांस और दूध। तिब्बत में याक सबसे महत्वपूर्ण पशु है। यह केवल ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं करता, बल्कि खाने पीने की जरूरतों का मुख्य स्रोत भी है। याक मीट प्रोटीन और आयरन का मुख्य स्रोत, ठंड में शरीर को शक्ति देता है। याक दूध कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर, बच्चों और बूढ़ों के लिए एसेंशियल न्यूट्रिशन। याक बटर और चीज, बटर टी में इस्तेमाल और खाने के लिए हाई एनर्जी फूड। याक से मिलने वाले ये उत्पाद न केवल पोषण देते हैं, बल्कि जीवन की मुश्किल परिस्थितियों में सर्वाइवल का आधार भी बनते हैं। इस तरह तिब्बती खाना परिस्थितियों के अनुसार विकसित हुआ और यह दिखाता है कि कैसे भोजन, पर्यावरण और जीवन शैली आपस में जुड़ी होती है। तिब्बत में धर्म और विश्वास। तिब्बत का प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म है और इसका असर यहाँ की जिंदगी के हर पहलू पर देखा जा सकता है। तिब्बती लोग अपने जीवन को धार्मिक नियमों और कर्म के सिद्धांतों के अनुसार जीते हैं। उनका मानना है कि हर कर्म का परिणाम होता है और जीवन में सुख दुख इसी कर्म के अनुसार आता है। इसलिए यहाँ के लोग अपने व्यवहार, बोलचाल और दैनिक निर्णयों में धैर्य, संयम और सहनशीलता को महत्व देते हैं। तिब्बत के हर गांव, रास्ते और पहाड़ी इलाके में आप धार्मिक झंडियां और मंत्र रोलिंग व्हील देख सकते हैं। ये सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि लोगों के विश्वास और आध्यात्मिक जीवन का हिस्सा है। झंडियां हवा में लहराते हुए धार्मिक मंत्र फैलाती हैं और व्हील को घुमाने से शांति, पुण्य और प्रोटेक्शन की भावना बढ़ती है। गांवों और शहरों के केंद्र में मठ या गोम्पा होते हैं। ये केवल पूजा स्थल नहीं है,
बल्कि सामुदायिक केंद्र की तरह काम करते हैं। यहाँ लोग पढ़ाई करते हैं, धार्मिक शिक्षा प्राप्त करते हैं और त्योहारों या सांप्रदायिक सभाओं के लिए एक साथ आते हैं। युवा यहाँ बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत सीखते हैं। बुजुर्ग यहाँ मेडिटेशन और रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं। समाज के सभी सदस्य विशेष अवसरों पर मठ में जुटते हैं। तिब्बत में धर्म और संस्कृति को जोड़ने वाले कई त्योहार मनाए जाते हैं, जो केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक मेलजोल के अवसर भी होते हैं। प्रमुख त्योहारों में शामिल हैं लॉसर, तिब्बती नववर्ष, जहां लोग परिवार और समुदाय के साथ धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। मोलम, प्रार्थना उत्सव, जिसमें लोग बड़े पैमाने पर आते और प्रार्थना और मंत्र जाप करते हैं। बटर स्कल्पचर फेस्टिवल, इसमें मक्खन की जटिल मूर्तियां बनाकर भगवान और परंपराओं का सम्मान किया जाता है। इन त्योहारों में धार्मिक अनुष्ठान, नृत्य, मंत्र जाप और भेंट सामग्री शामिल होती है। यह केवल पूजा का माध्यम नहीं बल्कि सामुदायिक मेलजोल और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने का तरीका भी है। व्यापार और बाहरी सामान, तिब्बत में व्यापार की सीमित व्यवस्था थी। पुराने समय में यहाँ से चाय, मसाले, कपड़े और अन्य जरूरी सामान बाहर के रास्तों से आते थे। यह ट्रेड मुख्य रूप से हिमालयी ट्रेड रूट्स से होता था, जो खतरनाक और लंबा सफर था। बाहरी सामान केवल उच्च वर्ग या समृद्ध परिवारों तक पहुंच पाता था। इसलिए सामान की स्कैर्सिटी ने तिब्बतियों को साधारण परंतु एनर्जी रिच और सर्वाइवल ओरिएंटेड जीवन अपनाने के लिए मजबूर किया। तिब्बत में अभिवादन करने का एक अनोखा और पारंपरिक तरीका है, जिसमें लोग अपनी जीभ बाहर निकालते हैं, जबकि दुनिया की अधिकांश संस्कृतियों में इसे असभ्य या आक्रामक माना जाता है। तिब्बत में यह विनम्रता, सम्मान और सद्भावना का प्रतीक है। इस परंपरा की जड़ें 9वीं शताब्दी तक जाती हैं और यह राजा लांगदरमा से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि लांगदरमा एक अत्यंत क्रूर शासक था, जिसने बौद्ध धर्म के अनुयायियों को सताया और उसकी जीभ काली होने के कारण लोग उससे डरते थे। स्थानीय लोग मानते थे कि यह दुष्ट राजा पुनर्जन्म लेकर किसी साधारण व्यक्ति के रूप में वापस आ सकता है और फिर से आतंक फैला सकता है। इसी भय से बचने के लिए मिलने पर लोग अपनी जीभ बाहर निकालने लगे, ताकि यह साबित किया जा सके कि उनकी जीभ काली नहीं है और वे लांगदरमा का पुनर्जन्म नहीं है। प्रारंभ में यह परंपरा एक अलौकिक सुरक्षा उपाय के रूप में शुरू हुई, लेकिन समय के साथ यह तिब्बत की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बन गई। आज तिब्बती लोग इसी तरीके से एक दूसरे का स्वागत करते हैं और जीभ दिखाना केवल अभिवादन नहीं बल्कि जीवन में शुद्धता, सद्भाव और सम्मान का प्रतीक बन चुका है। इस अनोखी परंपरा के बाद हम ऐसे विषय पर पहुंचते हैं जो मृत्यु, जीवन और आध्यात्म के बारे में आपकी सोच को पूरी तरह चुनौती देगा। आकाशदाह संस्कार, जिसे झातोर कहा जाता है, एक ऐसी अंतिम संस्कार प्रथा है जो सुनते ही रोंगटे खड़े कर देती है। जहां अधिकतर संस्कृतियों में मृतक को दफनाया या जलाया जाता है, वहीं तिब्बत में मृतक के शरीर को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में ले जाकर गिद्धों और कौवों के लिए छोड़ दिया जाता है। यह क्रिया मृतकों के प्रति किसी भी तरह का अनादर नहीं है, बल्कि इसे करुणा और दान का सर्वोच्च रूप माना जाता है। तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद शरीर केवल एक खाली पात्र बन जाता है और झातोर के माध्यम से मृतक अंतिम बार जीवन का योगदान देता है। जब शरीर पक्षियों को अर्पित किया जाता है तो मृत व्यक्ति अन्य जीवों को भोजन देता है और अपने शरीर को जीवन के प्राकृतिक चक्र में लौटाता है। झातोर प्रथा उदारता और करुणा का प्रतीक है, जो जीवन और मृत्यु की गहरी समझ को दर्शाती है। तिब्बत के विशाल पठार पर जीवन का एक बिल्कुल अलग और स्वतंत्र रूप मौजूद है, जो किसी स्थायी घर या पक्की नींव की परंपरा से परे है। यह जीवन शैली उन खानाबदोशों की है जिन्हें ड्रोपा कहा जाता है। ये लोग पत्थर के गांवों और उपजाऊ घाटियों से दूर खुले आकाश के नीचे अपना जीवन बिताते हैं। उनका कैलेंडर चरागाहों के बदलते रंगों में लिखा होता है और उनकी घड़ी सूर्य की गति के अनुसार अनंत आकाश में चलती है। इस गतिशील दुनिया के केंद्र में याक खड़ा है, जो केवल एक पशु नहीं बल्कि जीवन के अस्तित्व की आधारशिला है। याक का दूध मक्खन और पनीर में बदला जाता है, जिसे महीनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। उसकी मोटी ऊन से रस्सियां और अस्थायी तंबुओं की गहरी दीवारें बनती हैं। इसकी अपार ताकत
पूरे परिवार और उनके सामान को एक चरागाह से दूसरे तक ले जाने में सहायक होती है। ड्रोपा लोग संपत्ति को स्थायी घरों में जमा की गई वस्तुओं से नहीं मापते, बल्कि उनके झुंड के स्वास्थ्य और आकार से और उस चरागाह की गुणवत्ता से मापते हैं जो हर मौसम में आकाश प्रदान करता है। उनके लिए घर केवल दीवारों और नींव वाला स्थान नहीं है, बल्कि परिवार और समुदाय की एकता है। यह एक गर्मजोशी और प्रेम का घेरा है जिसे वे किसी भी आकाश के नीचे फैला सकते हैं, चाहे वह स्थान कितना ही जंगली या दूरस्थ क्यों न हो। यही जीवन ड्रोपा खानाबदोशों का है, स्वतंत्र, गतिशील और प्रकृति के साथ पूरी तरह जुड़े हुए। विमानन की वो पहेली जो एयरलाइंस को हैरान कर देती है। धरती के अधिकांश हिस्सों में हवाई यात्रा संभव होने के बावजूद तिब्बत आज भी वाणिज्यिक विमानन के लिए लगभग एक नो फ्लाई जोन जैसा बना हुआ है। यह तब है जब आधुनिक विमान तकनीकी रूप से तिब्बत की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों से भी अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। इसके बावजूद इस क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरना एक साथ कई गंभीर खतरों को जन्म देता है, जो एयरलाइंस और पायलटों दोनों के लिए चिंता का विषय बन जाते हैं। सबसे पहली बड़ी समस्या हवाई अड्डों की बेहद सीमित संख्या है। तिब्बत के लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में 15 से भी कम ऐसे हवाई अड्डे मौजूद हैं जो वाणिज्यिक विमानों को संभाल सकते हैं, और उनमें से भी अधिकांश क्षेत्र की सीमाओं के पास स्थित हैं। विशाल मध्य इलाकों में मौजूद ल्हासा, गोंगर, शिगातसे और नगारी गूंसा जैसे हवाई अड्डे सैकड़ों किलोमीटर लंबे दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों से घिरे हुए हैं। यदि उड़ान के दौरान किसी यात्री को चिकित्सकीय आपात स्थिति का सामना करना पड़े तो पास में आपात लैंडिंग के लिए कोई व्यवहारिक विकल्प उपलब्ध नहीं होता। पायलटों के लिए सबसे बड़ा डर ऑक्सीजन से जुड़ा खतरा है। यदि विमान के केबिन का दबाव अचानक कम हो जाए तो ऑक्सीजन मास्क केवल 10 से 20 मिनट तक ही सांस लेने में सहायता कर पाते हैं। यह समय पायलटों को लगभग 3000 मीटर तक नीचे उतरने के लिए पर्याप्त होता है, जहां बिना बाहरी सहायता के सांस ली जा सकती है। लेकिन असली समस्या यह है कि तिब्बत का अधिकांश भूभाग स्वयं ही 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है, जिससे सुरक्षित आपात अवतरण लगभग असंभव हो जाता है। इंजन फेल होना एक और बेहद खतरनाक स्थिति पैदा करता है। आधुनिक विमान एक इंजन के सहारे भी उड़ान भर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने कुल भार के अनुसार एक निश्चित न्यूनतम सुरक्षित ऊंचाई तक उतरना पड़ता है। तिब्बत के ऊपर यह सुरक्षित ऊंचाई आसपास की पर्वत चोटियों से भी कम हो सकती है, जिससे विमान एक ऐसे जाल में फंस जाता है जहां से बाहर निकलने का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं बचता। इन सब के अलावा एक अदृश्य दुश्मन भी मौजूद है। साफ दिखाई देने वाले आसमान में अचानक पैदा होने वाली अशांत हवाएं ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के कारण ऐसी अव्यवस्थित वायुधाराएं बना देती हैं जिन्हें रडार से हमेशा पहचाना या पहले से अनुमान लगाना संभव नहीं होता। ये अचानक और तेज वायु गतियां बिना किसी चेतावनी के विमान को सैकड़ों फीट नीचे धकेल सकती हैं, जिससे विमान और उसमें सवार यात्रियों दोनों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता है। वो चाय जो हजारों किलोमीटर की यात्रा करती है। तिब्बत अपनी प्रसिद्ध बटर टी के लिए जाना जाता है, जो वहां का पारंपरिक पेय है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह देश एक भी चाय की पत्ती स्वयं नहीं उगा सकता। वही कठोर जलवायु जो हिमनदों के जल भंडार को सुरक्षित रखती है, चाय की खेती को पूरी तरह असंभव बना देती है। इसी कारण चाय को तिब्बत तक पहुंचने के लिए लंबा और जोखिम भरा रास्ता तय करना पड़ता है। यह चाय दुनिया के सबसे ऐतिहासिक व्यापार मार्गों में से एक टी हॉर्स रोड के माध्यम से तिब्बत पहुंचती है। व्यापारी लगभग 4000 किलोमीटर की कठिन यात्रा करते थे, जिसमें वे भारत और चीन से चाय लाकर उसके बदले मूल्यवान तिब्बती घोड़ों का व्यापार करते थे। यह यात्रा इतनी खतरनाक और चुनौतीपूर्ण होती थी कि टी हॉर्स रोड प्रसिद्ध सिल्क रोड जितनी ही ऐतिहासिक पहचान बना गई और मानव इतिहास के सबसे दृढ़ व्यापारिक प्रयासों का प्रतीक मानी जाने लगी। यही थे तिब्बत के वो वास्तविक और कम जाने पहचाने तथ्य, जो दिखाते हैं कि कैसे कठोर प्रकृति, सीमित संसाधन और गहरी आस्था ने मिलकर तिब्बती जीवन, संस्कृति और सोच को एक अनोखा रूप दिया। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और रोचक लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें।
वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। धन्यवाद।